नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा खूब हो रही है। सभी लोगों को इंतजार है कि देश का अगला राष्ट्रपति किसे चुना जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और इसके चलते संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा समेत कई लोग शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इस बैठक के समाप्त होने के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक में 20 नामों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी तक भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए देश के पूर्वी इलाकों से किसी भी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है और अभी तक देश में कोई आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में भी नहीं आया है। अब ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। उत्कृष्ट खेती करने के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट किसानों को अवार्ड दे रही है। इस अवार्ड के लिए उत्कृष्ट तरीके से जैविक खेती करने वाले 3 किसानों का चयन किया जाएगा। साथ ही उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिला स्तर पर मिलने वाले आवेदनों पर विचार करके एक किसान का चयन करेगी और इस पुरस्कार के लिए जैविक खेती करने वाले किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं किसान अपने जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में मांगी हुई जानकारियों के साथ आवेदन जमा करवा सकते हैं और साथ ही डाक से भी आवेदन भेजे जा सकते हैं, लेकिन आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आवेदन तय समय पर पहुंच जाए। तो वहीं इस अवार्ड को वही किसान पाने के हकदार होंगे जो लगातार 5 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेत में पानी और खाद के इतर फसलों को म्यूजिक सुनाकर ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के युवा कृषि वैज्ञानिक आकाश चौरसिया, जो कि मल्टीलेयर फार्मिंग के लिए देश दुनिया में चर्चित हो चुके हैं, उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर भी संगीत का सकारात्मक असर होता है। चौरसिया ने 12 एकड़ के फार्म हाउस में फसलों, गायों और वर्मी कंपोस्ट पर प्रयोग किए हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त ओंकार धनु का पौधों पर चमत्कारी असर तो दिखा है, वहीं भंवरे की धुन से फलों का उत्पादन भी बढ़ा है। कहने का अर्थ यह है कि संगीत का प्रभाव उत्पादन बढ़ने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। अपने खेत में कुछ हजार का म्यूजिक सिस्टम लगाने वाले आकाश चौरसिया ने संगीत के जरिए लाखों का मुनाफा कमाया है और साथ ही वे किसानों को न सिर्फ जैविक खेती के नए तरीके सिखा रहे हैं, बल्कि म्यूजिक थेरेपी के सफल प्रयोग का भी प्रशिक्षण किसानों को दे रहे हैं। हमारे किसान जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संपर्क में दिन रात रहते हैं, उनमें जीवन का स्पंदन महसूस करते हैं। यदि वे उन्हें संगीत से जोड़ दें तो उनके उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी और ज्यादा से ज्यादा कमा सकेंगे। आजकल खेती की एक नई पद्धति प्रचलन में है, जिसे स्केटिंग विधि कहा जाता है। आजकल कई राज्यों की सरकारें इस विधि से खेती करने पर किसानों को सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं और इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने इस विधि से सब्जियों की खेती करने पर किसानों को 1.25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सब्जियों के उत्पादन की ये विधि बहुत ही आसान है और बहुत कम संसाधनों के साथ इस विधि को अपनाया जा सकता है। स्टैकिंग का शाब्दिक अर्थ है खूंटा लगाना। इस विधि में बांस और लोहे के तार के उपयोग से एक जाल बनाया जाता है और फिर सब्जियों को उगाया जाता है। इस विधि से सब्जियों की पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस तरह से उगाने पर सब्जियां सड़ती नहीं हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले खेत के किनारे पर लगी मेड़ के पास 10 फीट की दूरी पर 10 फीट ऊंचे बांस के डंडों को खड़ा किया जाता है और उसके बाद डंडों पर 2-2 फीट की ऊंचाई पर लोहे के तार को बांध दिया जाता है ताकि पौधा ऊपर की ओर बढ़ता रहे। इस विधि से पौधों की ऊंचाई 6 से 8 फीट तक हो जाती है। पौधों को मजबूती प्राप्त होती है और बेहतर सब्जियां भी प्राप्त होती हैं। तो वहीं फिक्की क्रॉप प्रोटेक्शन कमेटी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में पॉलिसी लैंडस्केप फॉर अ फ्लोरिशिंग एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां फिक्की क्रॉप प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के ग्रुप चेयरमैन आरजी अग्रवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डॉक्टर सी.टी. माई और बेयर के हेड ऑफ रेगुलेटरी साइंस एपेक राजवीर राठी मौजूद रहे। हम बात कर रहे हैं हमारी खेती में नुकसान कितना हो जाता है। भाई
2008 में IARI ने एक रिसर्च की थी और उनका पेपर है कि 8 से 90% तक की फसल का नुकसान हो सकता है। और उन्होंने चार्ट में अलग अलग क्रॉप में नुकसान भी शेयर की है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस क्रॉप में अगर किसान 1 रुपया इन्वेस्ट करे पेस्टिसाइड में तो उसको कितना फायदा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा फायदा उन्होंने बताया कि ग्राउंडनट क्रॉप में किसान 1 रुपया खर्च करे तो उसको 26 रुपये का फायदा हो सकता है। और सन 2002 में एक कमेटी बनी थी, 37th कमेटी अंडर मिनिस्ट्री केमिकल फर्टिलाइजर। उन लोगों का उस समय 2002 का एस्टिमेट था कि हमारे देश की 90,000 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमें फंगीसाइड और वीडीसाइड का यूज बढ़ाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इंडिया की एवरेज, वर्ल्ड की हाईएस्ट और वर्ल्ड की एवरेज और हमारा डिफरेंस क्या है वर्ल्ड की एवरेज से। तो आज आप देखेंगे इस चार्ट में ज्यादातर क्रॉप्स में हम वर्ल्ड की एवरेज से काफी पीछे हैं। मैं हाईएस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर राइस की आप बात करें तो चाइना की 6.87 है, ऑल इंडिया की 3.79 है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 4.58 है। तो इसी तरह अलग अलग क्रॉप्स में हमने दी है। सिर्फ शुगर केन में हमारी पैदावार वर्ल्ड एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। बदलते मौसम के बीच किसानों को अक्सर अपनी फसलों की बर्बादी का डर रहता है, लेकिन कृषि क्षेत्र के नए शोध और आविष्कारों ने इस खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है। वहीं वैज्ञानिकों के नए प्रयोग से किसानों को अब और अधिक आसानी होगी। दरअसल नवीनतम तकनीकी से लैस रोबोट अब किसानों के टेंशन को खत्म करेगा। देश में अपडेटेड मौसम वेधशालाएं मौसम के बदलाव को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है, लेकिन अब रोबोट फसलों को सुरक्षित रखने और अधिक उत्पादन के लिए किसानों को नवीनतम जानकारी से उपलब्ध करवाएगा। दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग जारी किया है। एक रोबोट को कृषि क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। दरअसल इस तकनीक को गूगल लैब में विकसित किया गया है। ये रोबोट एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स पर आधारित है, जो कि फसलों के उत्पादन की जटिलता से निपटने में सहायता करता है। और इससे पहले इसे कैलिफोर्निया में स्ट्रॉबेरी की खेतों और इलिनॉइस में सोयाबीन के खेतों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जा चुका है। तो वहीं इससे फसलों की उत्पादन क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड रुकावट के बीच अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा है कि भारत में गेहूं के जीन बदलने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। गेहूं की किस्मों को मौसम के अनुकूल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि इस वैज्ञानिक ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि गर्मी में अच्छी पैदावार वाली किस्में विकसित की गई हैं, लेकिन जिन इलाकों में ऐसी वैरायटी का प्रयोग हो रहा है वहां गेहूं की पैदावार या गुणवत्ता से समझौता होता है। दरअसल भीषण गर्मी के कारण इस साल भारत में 20 साल में सबसे कम गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेशों के किसान फसल खराब होने के कारण लाखों रुपए के घाटों और कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। खुद कृषि मंत्रालय ने उत्पादन पूर्वानुमान घटा दिया है। ऐसे में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के बीच कई आशंकाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यर्पण परिषद की ओर से मूल्यांकन करने के लिए 27 और 28 जून को टीम चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भ्रमण करेगी। टीम के सदस्य न केवल छात्रों से बल्कि पूर्व छात्रों और अभिभावकों से भी जानकारी लेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से कई पूर्व छात्रों और अभिभावकों को पत्र भेजकर आमंत्रित किया गया है। CSAV ऐसा पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसने नेक मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है।
तो वहीं सभी औपचारिकताएं पूरी करके दस्तावेज नेक को सौंपे जा चुके हैं और अब तक 27 और 28 जून को नेक की टीम विश्वविद्यालय आएगी। भ्रमण के दौरान नेक की टीम विश्वविद्यालय में मौजूद संसाधनों, क्लासरूम, लैब, खेत और उद्यान का जायजा लेंगी और शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेगी। यही नहीं, पहली बार टीम ने पूर्व छात्र और वर्तमान विद्यार्थियों के अभिभावकों से फीडबैक लेने के लिए भी उन्हें बुलाया है। कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल करता रहता है। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट एम्पावरिंग जर्नलिज्म विद द फार्मर्स, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं इससे जुड़े एक ट्रेनिंग सेशन में उत्तराखंड के एक फार्मर द जर्नलिस्ट जगमोहन सिंह राणा ने अपनी वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे सेब की खेती मुनाफे का सौदा साबित होती है। नमस्कार, मैं जगमोहन राणा, ग्राम हिमरोल, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से, और आज हम आपको ले चलते हैं हाइडेन सिटी रूट स्टॉक सेब की तरफ। इस सामने पे आपको बगीचा दिखाई दे रहा है और हम सीधा बगीचे में एंट्री करते हैं और ये हमने गेट को खोला और सीधा बगीचे की ओर। ये लगे हैं अल्ट्रा हाइडेंसिटी रूट स्टॉक सेब के बगीचे, जिसमें आपको यह शानदार फसल देखने को मिल रही है। अलीगढ़ से कृषि उत्पाद के निर्यात पर जोर दिया जा रहा है। कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और प्रशासन स्तर से प्रयास शुरू किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के क्लस्टर बनाकर कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कमिश्नर गौरव दयाल ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। FPO क्लस्टर बनाकर निर्यात कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बासमती चावल, आलू, आम, अमरूद, हरी सब्जियां, ताज़ा दूध निर्यात करने की योजना है। कहा गया है कि सभी संबंधित विभाग एक FPO को गोद लेकर क्लस्टर के रूप में विकसित कर कार्य करेंगे। साथ ही कमिश्नरी सभागृह में हुई मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक में कृषि उत्पाद के निर्यात पर निर्णय लिया गया है। तो वहीं सहायक कृषि विपणन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि FPO क्लस्टर बनाकर निर्यात कर सकेंगे। इसमें न्यूनतम 50 हेक्टेयर कृषि भूमि चयनित की जाएगी, जिसका 20-20 हेक्टेयर की निरंतरता में निर्यात होना अनिवार्य है। और इसके अलावा क्लस्टर के पास खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। सब्जियों में स्वाद को बढ़ाने में टमाटर का हर घर में उपयोग किया जाता है। टमाटर के लता वाली प्रजाति के कई फायदे हैं। अब ये लोगों के घर, आंगन और दरवाजे की सजावट बन रहा है। साथ ही वर्ष के 12 महीने फल भी दे रहा है और गर्मी के दिनों में छाया और अपनी हरियाली से घरों की सजावट बनकर लोगों को अपने प्रति लुभा रहा है। और इतना ही नहीं, वर्ष के 12 महीने घर पर ही ताज़ा टमाटर का स्वाद भी मिल रहा है। गीतों की एक ऐसी परंपरा है जिसमें लोक संस्कृति और स्थानीयता की झलक दिखती है। इन गीतों में हंसी ठिठोली है तो प्रकृति के प्रति प्रेम भी है। मुक्त भाव से सृजित गीतों में लोक दर्शन है। बरसात के फुहार के बीच इन लोकगीतों की धुन पर महिलाओं की जुगलबंदी धान के रोपने को उत्सव बना रही हैं। टोलियों में निकली महिलाएं गीतों के माध्यम से कभी अपने मन की बात करती हैं तो कभी सखियों के मन के भाव को टटोलती हैं। इसमें जीवन के कई रस रंग फूटते हैं। पाकिस्तान के कराची में बकरी के एक बच्चे ने लंबे कान के साथ जन्म लिया है। उसके कानों की लंबाई लगभग 19 इंच है, जिससे ये अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। जानकारी के मुताबिक सिम्बा नाम की बकरी का जन्म 5 जून को सिंध में हुआ था। बकरी ने अपने मालिक मोहम्मद हसन नैरोजो को तब चकित कर दिया जब वे लंबे कानों के साथ पैदा हुई। पहले वे पाकिस्तान में एक स्थानीय हस्ती बन चुकी है। बकरी के कान इतने लंबे हैं कि चलते फिरते हुए फर्श पर छू जाते हैं। वे उसके चेहरे के दोनों ओर लटकते हैं और हवा में झूलते हैं। टेलीग्राफ के अनुसार बकरी के बच्चे के लंबे कान शायद जीन मोटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर का परिणाम है। तो वहीं बताया जा रहा है कि फिलहाल वह बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद हसन नैरोजो को उम्मीद है कि सिम्बा जल्द ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक होगी। सिम्बा एक न्यूबियन है, एक बकरी की नस्ल जो अपने लंबे कानों के लिए जानी जाती है। इस नस्ल की बकरी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। वह गर्म मौसम में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। हालांकि न्यूबियन मानकों के अनुसार भी सिम्बा के कान अधिक लंबे हैं। तो वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में झमाझम बारिश होने की वजह से कुछ दिनों में ही तापमान में कमी आई है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य में मानसून के पहुंचने के बाद से ही लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। तो वहीं बिहार समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।